हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, ये लेक्चर भी बजट पर ही है। मैंने आपसे कहा था ना कि अब अलग अलग मंत्रालय को या अलग अलग प्रावधान के तहत, यानी कि राजकोषीय घाटे के लिए, रेल के लिए या अन्य किसी भी चीज़ के लिए कितना कितना बजट आवंटित किया गया है या किन किन योजनाओं को लॉन्च किया गया है या क्या क्या बातें कही गई हैं विभिन्न मंत्रालयों के तहत, वो सब चीज़ वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। अब ये सबके अलग अलग लेक्चर आएंगे, तो हम आज बात सबसे पहले देखेंगे आज राजकोषीय प्रबंधन के लिए क्या कहा गया है, उसके तहत क्या नीति लाई गई है। राजकोषीय प्रबंधन, अच्छा, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारा जो सबसे घाटा सरकार को किसका होता है, राजकोषीय राजस्व घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है सरकार का। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो राजकोषीय प्रबंधन में क्या क्या है? 15वां वित्त आयोग, अभी आपने देखा 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। अच्छा, आप अब देखिए कि इसका कार्यकाल कितना रहेगा, ये आपका होमवर्क है। और जो 14th था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित पहली रिपोर्ट पेश कर दी है तथा इस रिपोर्ट में जो राज्य कोषीय के प्रबंध के लिए नीतियां बनाई गई हैं या जो बातें की गई हैं उन्हीं को स्वीकार कर लिया गया है। तो ये बात कही गई है राजकोषीय घाटे के, यानी कि जो अपने 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है ना, इसमें राजकोषीय प्रबंध को लेकर जो भी बातें की गई, सिफारिश की गई, उसको ही सरकार ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। GST क्षतिपूर्ति निधि का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कायाकल्प आवश्यक है। क्या कहा गया है? एक इसमें इम्पोर्टेंट बात कि जो केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र के क्षेत्र के लिए, केंद्र प्रायोजित यानी कि किसी राज्य में या किसी भी जगह केंद्र के द्वारा योजना जो चलाई जा रही है या केंद्र के क्षेत्र में जो योजना चलाई जा रही है, तो केंद्र प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कायाकल्प आवश्यक है। प्रायोजित में बेसिकली कि राज्य का भी अपना कुछ होता है, यानी कि 90-10 होगा या 50-60 होगा, जो भी रेशो रखेंगे वो रखते हैं। राज्य भी का भी अपना रेशो होता है और केंद्र भी उसमें मदद करता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें बेसिकली। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना तथा केंद्र क्षेत्र की योजना का कायाकल्प आवश्यक है। उभरती हुई सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों के अनुसार बनना कल की ज़रूरत है। याद रखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात कही गई है इसमें कि उभरती हुई सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों के अनुसार बनना कल की ज़रूरत है, कि कल के हिसाब से हम अपने आप को ढालें कि किस तरीक़े की कल ज़रूरत होगी, किस तरीके की सामाजिक ज़रूरत होगी, कैसी आर्थिक ज़रूरत होगी, उस तरीके से हमें अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। सीमित सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग, यानी कि जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, सीमित सरकारी संसाधन हैं, उनका उचित तरीके से प्रयोग कर सके। आप देखते हैं हमारे पास बेसिकली प्राकृतिक संसाधन भी सीमित हैं, तो हम सस्टेनेबल कहते हैं ना कि इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि हम भी प्रयोग कर सकें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हम उनको अच्छी हालात में छोड़कर जाएं। तो ये कही गई है कि सीमित सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देखिएगा, कब के लिए कहा है? 19-20 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान कितना व्यय था? 26.99, यानी कि 26.99 लाख करोड़ रुपए। क्या है? 26.99 लाख करोड़ रुपए किस के लिए व्यय था? 19-20 के लिए। अब प्राप्तियों के संभावित अनुमान क्या, यानी कि प्राप्ति कितनी के संभावित की ये प्राप्ति यहाँ से होंगी। बेसिकली आप पता है कि
कुछ चीज़ें देनी होती है सरकार को, कुछ कर देने होते हैं और कुछ कर लेने भी होते हैं, और कुछ ऋण भी की भी पूर्ति करनी होती है, और कहीं अगर किसी को दे रखा है तो उनसे प्राप्त भी करना होता है सरकार को। तो ये बात है। प्राप्तियों के संभावित अनुमान 19.32 लाख करोड़, 19.32 लाख करोड़, ये आप याद रखिएगा कितना अनुमान लगाया गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2020-21 के लिए जीडीपी में बहुत मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है, सिर्फ 10% की अनुमानित है। आप सिर्फ माइनर तौर पर वृद्धि की अनुमान किया गया है कि सिर्फ 10%, सिर्फ इतने से ही वृद्धि होगी। ये नहीं कि पूरे के पूरे 60, 70, 80%, सिर्फ 100% होता है ना पूरा कि 100% में से कितना, तो सिर्फ जीडीपी की मामूली वृद्धि दर को का अनुमान लगाया गया है। कितना? सिर्फ 10%। प्राप्तियाँ कितनी हैं? यानी कि प्राप्ति 22.46 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। कब के लिए? ये जो था वो 2019-20 का लिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 20-21 का ही पूछे, 19-20 का भी पूछ सकते हैं, और ये है 20-21 का। तो प्राप्ति कितनी है? 22.46 लाख करोड़ रुपए अनुमानित। और व्यय कितना अनुमानित है? 30.42 30.42 लाख करोड़ व्यय अनुमानित है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए हैं, परंतु अनुमानित उछाल यानी कि जो सुधार किए गए हैं निवेश को बढ़ावा देने के लिए अभी कि उसमें ग्रोथ कब दिखेगी? उसमें ग्रोथ थोड़े टाइम बाद दिखेगी, ये बात कही गई है। तो यह कहा है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए सुधार में अनुमानित उछाल यानी कि कब वो अपने स्तर पर बढ़ावा दिखेगा कि हाँ जी बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रही है, तो वो कुछ समय बाद दिखना शुरू होगा। संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3.8%। कितना? 3.8%। याद रखिए 2019 राजकोषीय घाटा, और ये संशोधित है, अनुमानित नहीं है। दो तरीके के होते हैं बेसिकली, संशोधित और अनुमानित। तो ये संशोधित है, याद रखिए। संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3.8% तथा बजट अनुमान 2020 यानी कि 2020-21 में 3.5 होने का अनुमान है। कितना है? ये अनुमान है 3.5 होने का बजट। बिल्कुल दो तरीके के होते हैं हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन, एक संशोधित और अनुमानित, तो इसमें याद रखिएगा। अब ये इतना क्यों रह सकता है? इसके प्रमुख कारक क्या हैं? तो देखिए इसके प्रमुख कारक हैं वर्ष 2019-20 के लिए 3.3% तथा 2021-20 और 21 के लिए बजट अनुमान 3% है। संशोधित अनुमान 2019-20 और बजट अनुमान 2020-21 के लिए FRBM अधिनियम होता है बेसिकली कि धारा 4(3) यानी कि 4 के सब क्लॉज 3 के साथ विचलन 0.5% पर स्थित होगा। FRBM अधिनियम की धारा 4 सब क्लॉज 2 में अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के कारण अनुमानित राजकोषीय घाटे में से अंतर के लिए ट्रिगर तंत्र का प्रावधान है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया? एक तो दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा FRBM अधिनियम की धारा 4 के सब क्लॉज 2 और 4 के सब क्लॉज 3 ये दोनों, और साथ ही क्या ट्रिगर तंत्र का प्रावधान किया गया है कि किस तरीके का तंत्र विकसित किया जाए इसमें बढ़ावा करने के लिए। यह राजकोषीय पक्ष हमें सार्वजनिक निधियों में निवेश की ज़रूरतों से समझौते किए बिना राजकोषीय मजबूती पथ के लिए प्रतिबद्ध करता है। जो बेसिकली हमने सुधार किए गए हैं, ये FRBM एक्ट अधिनियम, ये सब इन सब के द्वारा क्या होगा कि यह राजकोषीय पक्ष हमें सार्वजनिक निधियों में निवेश यानी कि जो सार्वजनिक निधि हैं उनमें निवेश की ज़रूरतों से समझौते हम क्या कर रहे हैं आजकल? बेसिकली क्या कर रहे हैं कि निवेश की मांग बढ़ा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए कह रहे हैं। तो बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश की मांग से समझौता किए बिना, यानी कि जितना हम करना चाहते हैं हम उतना ही करेंगे, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा पैसों को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करवाइए सार्वजनिक क्षेत्रों में भी जिससे और कार्य कर सके। तो
इस दबाव में आए बिना हम अपनी मर्जी से सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करवाएंगे। तो यह राजकोषीय पक्ष में सार्वजनिक निधियों में निवेश की ज़रूरतों से समझौता किए बिना राजकोषीय मजबूती पद के लिए प्रतिबद्धता करता है। बाजार ऋण, निवल बाजार ऋण 4.99 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2019-20 के लिए। कितना है बाजार ऋण, निवल बाजार ऋण? 4.99 लाख करोड़ रुपए। कब, कहाँ, किस वर्ष के लिए? 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए। और 5.36 लाख करोड़ 2020-21 के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बाजार ऋण, निवल बाजार ऋण कितना है, 2020-21 के लिए कितना है और 19-20 के लिए कितना है, तो ये पूंजीगत व्यय 21% से अधिक अनुमानित है। यानी कि जो हमारा पूंजीगत व्यय होगा वो 21% से अधिक का अनुमानित है कि 21% से ज़्यादा होगा हमारा पूंजीगत व्यय। अब एक यहाँ नई टर्म यूज़ की गई है, नई अर्थव्यवस्था। नई अर्थव्यवस्था आपसे पूछा जा सकता है कि नई अर्थव्यवस्था जो टर्म यूज़ की गई है, ये जो शब्द यूज किया गया है, इसके तहत बेसिकली क्या क्या प्रावधान है। इस नई अर्थव्यवस्था का जो ये आपको बोला गया है नई अर्थव्यवस्था होगी, तो इसमें क्या क्या ऐसा नया होगा। तो क्या है, नई तकनीकों का लाभ लेना। बेसिकली पहला क्या है इसमें, नई तकनीकी को लाभ लेना। और इसके तहत क्या है कि नई तकनीकों का लाभ कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है और किस किस क्षेत्र में लेना है। देखिए, निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क निर्माण करने के लिए नीति लाना। ठीक है, पहला क्या है इसमें, नई तकनीकी निर्माण के लिए लाभ लेने के लिए निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क निर्माण के लिए नीति लाना। दूसरा, भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को, याद रखिएगा 1 लाख, इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें 1 लाख ग्राम पंचायतों को, ये टर्म याद रखिएगा बेसिकली। और किस वर्ष में, तो इस वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ना। ठीक है, 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। कितने का प्रस्ताव है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2020-21 के लिए भारत नेट जो परियोजना है उसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो 6000 करोड़ रुपए का। अब स्टार्टअप के लाभ के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं नई अर्थव्यवस्था में, तो स्टार्टअप के लाभ के लिए प्रस्तावित उपाय आईपीआर के माध्यम से, आईपीआर से तात्पर्य है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, याद रखिएगा। तो आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग व नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। ठीक है, नए उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित करना। अवधारणा के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण व वैधीकरण के लिए और इन टेस्ट बैंड्स को संपोषित करते हुए प्रौद्योगिकी क्लस्टरों का स्तर आगे बढ़ाने के लिए, उनमें ग्रोथ करने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य, यानी कि विनिर्माण दोबारा से उनमें निर्माण करना, उनका निर्माण दोबारा नई तरीके से करना। तो छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए एक व्यापक डाटाबेस के सृजन के लिए 2 नवीन राष्ट्रीय स्तर की, कितनी, 2 नई राष्ट्रीय स्तर की, यानी कि नेशनल स्तर पर विज्ञान योजनाओं का आरंभ किया जाएगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि 2 नई विज्ञान योजनाओं का आरंभ किया जाएगा नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर। स्टार्टअप्स के प्रथम चरण को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारंभिक निधि पोषण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। जो स्टार्टअप्स का प्रथम चरण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके लिए क्या किया जाएगा बढ़ावा देने के लिए, सीड फंड, प्रारंभिक निधि पोषण प्रदान करने को का भी प्रस्ताव है। क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए, अब ये याद रखिएगा कितने पैसे का प्रावधान किया गया है। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी आपसे सीधे तौर पर भी पूछ सकते हैं। पहला तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो क्वांटम प्रौद्योगिकी है ये किस पॉइंट के तहत रखी गई है, तो ये नई अर्थव्यवस्था के पॉइंट
स्टार्टअप के लाभ के लिए प्रस्तावित उपाय के तहत है। तो और इसके लिए कितने पैसों का आवंटन किया गया है? तो क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष की अवधि के लिए याद रखिएगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए 8,000 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। तो 5 वर्ष की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए? 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बेसिकली हो सकता है ना पूछ के आपसे यही पूछ ले कि क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो देखिए इससे भी कितने सारे नए नए शब्द मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो डिटेल यही पूछ लें कि क्वांटम प्रौद्योगिकी होती क्या है, पता भी है बच्चों को या नहीं, हमने बजट में तो दे दिया। चलिए इसके लिए अब बेसिकली यही रखते हैं। अब कुछ और मंत्रालय और कुछ और प्रावधान देखेंगे और देखेंगे कि और किन किन मंत्रालयों को या किन किन योजनाओं को क्या क्या दिया गया है 2020-21 के बजट में, उन योजनाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है और पुरानी योजनाओं को किन को एक साथ मिला दिया गया है या उनमें कितना बढ़ावा किया गया है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।